हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 और इसमें 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे वर्ड हिस्ट्री के। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग टीजीटी पीजीटी आदि की तैयारी कर रहे हैं वो भी जरूर चैनल से जुड़ें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर फर्स्ट पेपर के लिए भी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगी। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और वीडियो में सारे क्वेश्चन जरूर देखें, 10 के 10 क्वेश्चन। और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में कोरफू विवाद किन दो देशों के मध्य हुआ था? यूनान एवं जर्मनी, यूनान एवं इटली, यूनान एवं पोलैंड या पोलैंड एवं टर्की। और राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनान एवं इटली। तो कोरफू विवाद जो हुआ था किन दो देशों के बीच हुआ था? वो हुआ था यूनान के और इटली के बीच हुआ था। और कोरफू घटना ग्रीस यानी यूनान इटली के बीच 1923 का कूटनीतिक और एक तरीके से सैन्य संकट था ये। और जब यह शुरू हुआ तब अल्बानिया और ग्रीस के मध्य सीमा विवाद हल करने के लिए एक इतावली जनरल ने अपने कर्मचारियों के सदस्यों के साथ ग्रीस क्षेत्र में हत्या कर दी थी। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, रूस की क्रांति 1917 के समय रूस का शासक कौन था? बहुत महत्वपूर्ण क्रांति मानी जाती है रूस की 1917 की क्रांति। और जार अलेक्जेंडर प्रथम, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जार निकोलस सेकंड या जार अलेक्जेंडर थर्ड। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है, जार निकोलस सेकंड। ठीक है, ऑप्शन सी जार निकोलस सेकंड था जब 1917 की रूस की क्रांति हुई थी। और विश्व की बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं में से ये एक मानी जाती है। ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप रूस के शासक जार निकोलस सेकंड स्वेच्छाचारी जो शासन था उसका अंत हुआ था। रूस में समाजवादी, ठीक है, इसके बाद रूस में समाजवादी गणतंत्र गणराज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्रांति मानी जाती है 1917 की रूस की क्रांति। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था? फ्रांसिस्को अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, नैनो द कुन्हा, वास्को डी गामा। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो पहले पुर्तगाली वायसराय था और इसने नीली जल नीति, ठीक है, ब्लू जल नीति जो है, ये नीली जल नीति, ठीक है, नीली जल नीति कहते हैं इसे। और ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो ब्लू नल जीती जो ये नीली जल नीति थी और इसे इसने अपनाई थी। और उसके जमीन पर किलेबंद बस्तियां बनाने की नीति को त्याग दिया गया था। और क्योंकि उसके अनुसार किलों पर कब्जा करने के लिए उसके पास पर्याप्त सैनिक जो है वो नहीं थे। ठीक है, फ्रांसिस्को अल्मीडा। फोर्थ क्वेश्चन है, अवध इन रिवॉल्ट पुस्तक के लेखक हैं एम एस सेन, एस एन सेन और रुद्रांशु मुखर्जी, एस बी चौधरी, त्राप्ति राय। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्रांशु मुखर्जी। ठीक है, ये थे अवध इन रिवोल्ट पुस्तक और इनके द्वारा लिखी गई है और जिसका पहली बार प्रकाशन 1984 में हुआ था। ठीक है, 1984 में हुआ था और यह पुस्तक 1857 के विद्रोह के रुचि और बहस को ये जारी रखती है। और यह पुस्तक विद्रोह में परिवर्तन और उसकी प्रासंगिकता के बारे में बताती है जो 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक है एरियन, प्लिनी द एल्डर, जस्टिन स्ट्रेबो। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लिनी द एल्डर। ठीक है, और जैसा कि प्राचीन रोम वासी प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, ये कहाँ के थे? रोम की नेचुरल हिस्ट्री हमारी आधुनिक जो अवधारणा है उसकी निकट आती है। और यह पुस्तक 37 खंडों और 2493 अध्यायों में विभक्त है और इसमें ग्रीकों के विश्व को इसके सभी विषयों का इसमें मिश्रण भी है। सिक्स क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के लिए सही नहीं है?
ए ऑप्शन है उपनिवेशवाद का अर्थ है आर्थिक शोषण के लिए दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, और बी है उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है, दूसरे देश पर उसके रहने वालों को शिक्षित करने के लिए आधिपत्य स्थापित करना था, या सी ऑप्शन है भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था, और ठीक है, भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था जिसके संसाधनों का उपयोग इंग्लैंड के राजनीतिक हितों के लिए किया गया था। ठीक है, जिसके हितों का जो उपयोग है वो राजनीतिक उसके लिए किया गया था। और यहाँ पे डी मैं ऑप्शन भूल गई हूँ, तो यहाँ पे मैं डी कर देती हूँ। ये डी ऑप्शन है, डिजरेली उपनिवेशवाद का एक समर्थक था। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा, ये डी ऑप्शन नहीं बन पाया। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, उपनिवेशवाद का अर्थ दूसरे देश पर उसके रहने वालों को शिक्षित करने के लिए आधिपत्य स्थापित करना था। ठीक है, ये ऑप्शन बी इसमें राइट है। 7 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा वृतांतों के लेखन में वही इतिहासकार वस्तुनिष्ठ है जो राग एवं द्वेष से परे है, और रस्तु कामटे कल्हड़ राखे, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कल्हड़। ठीक है, जैसा कि जानते हैं कल्हड़ कश्मीर निवासी एक प्रसिद्ध कवि था और जिसने राज तरंगड़ी की रचना की थी। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी ये राज, ठीक है, राज तरंगिणी। तो ये प्रसिद्ध पुस्तक जिसकी रचना की थी कल्हड़ ने, और जिसमें कश्मीर का इतिहास है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि इसमें क्या है राज तरंगिणी में, तो कई बार टीजीटी पीटी में मैंने क्वेश्चन देखा है, नेट में भी देखा है। तो ये राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। ठीक है, और कल्हड़ ने कहा था कि अतीत वृतांतों के लेखन में वही इतिहासकार वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष है जो राग युद्ध से परे है। 8 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तथ्य ब्लैक डेथ के लिए सही नहीं है। 1347 में, ठीक है, 1347 में से 1450 के मध्य ब्लैक डेथ अनेकों बार यूरोप में फैला। बी है बिबोनिक प्लेग का फैलना इसका कारण था। सी है इसके कारण भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। डी है इसके परिणाम स्वरूप यूरोप में श्रमिकों की कमी, ठीक है, कमी नहीं हुई, और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए डी इसलिए हो जाएगा क्योंकि 1347 से 1450 करीब आप मान के चले कि 100 वर्ष, 103 वर्ष हो चुके थे। तो यूरोप में कई बार ब्लैक डेथ फैली और इस ब्लैक डेथ का प्रमुख कारण बिबोनिक प्लेग रहा। ठीक है, इसका जो प्रमुख कारण था वो बिबोनिक प्लेग था, रहा है, और इसके कारण यूरोप में भारी संख्या में जन और धन की हानि हुई। ठीक है, जन धन हानि हुई, जन की भी हानि हुई, लोगों की भी हानि और धन की भी हानि हुई, जिससे इसके परिणाम स्वरूप यूरोप में श्रमिकों की भारी कमी महसूस की गई। ठीक है, भारी कमी हो गई क्योंकि लोग मारे गए। तो इसलिए राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, निम्न में से मानववाद के विषय में से कौन सा कथन असत्य है। मानववाद मनुष्य केंद्रित दर्शन है। बी है यूरोप में पुनर्जागरण ने मानववाद तथा तर्क को जन्म दिया। सी है मानववाद को शेक्सपियर के साहित्य में अभिव्यक्ति मिली, और डी है मानववाद ने समाज से सभी प्रकार के शोषण का अंत कर दिया। ठीक है, और राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। मानववाद ने क्या किया, समाज से सभी प्रकार के जो शोषण थे उसका क्या किया, अंत कर दिया। और मानववाद जैसा कि जानते हैं वह विचारधारा है जिसका केंद्र क्या है, मनुष्य। ठीक है, इंसान। ठीक है, क्योंकि मानववाद है तो मानव पर होगा जाहिर है, और यह विचारधारा ईश्वर के स्थान पर मनुष्य को पारलौकिकता के स्थान पर अलौकिकता का महत्वपूर्ण मानता है, और मानववाद का उद्भव यूरोपीय पुनर्जागरण से जुड़ा हुआ है, किंतु मानववाद ने समाज के सभी प्रकार के शोषण का अंत नहीं किया है। ठीक है, शोषण का अंत
नहीं किया है, यह बात है, लेकिन जिसमें दिया है कि अंत कर दिया है तो ये क्या है, असत्य है। यहाँ पे सही क्या है, कि अंत नहीं किया है। ठीक है, ये है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है कि मानववाद ने समाज के सभी प्रकार के शोषण का अंत कर दिया है। 10th और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक हिटलर के द्वारा व्यक्त विचारों के संबंध में असत्य है? वह आर्यों को संस्कृति का रचयिता कहता था, वह नीग्रो तथा यहूदियों को संस्कृति का विनाशक कहता करता था, वह भारतीयों को संस्कृति का नियामक कहता था, वह जापानियों को संस्कृति का संचालक कहता था। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, वह भारतीयों को संस्कृति का नियामक कहता था। और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जब 1914 से 18, ठीक है, 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि हुई थी और जर्मनी में हिटलर का समझ लीजिए उसी समय उद्भव हुआ था और वह जर्मन भाषा में जर्मन संस्कृति को संस्कृति का नियामक मानता था, जो हिटलर था, जर्मनी का हिटलर। ठीक है, और हिटलर आक्रामक विदेश नीति ने हिटलर के और विदेश नीति ने द्वितीय विश्व युद्ध को भी जन्म दिया था। जो दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसको इसकी नीति ने जन्म दिया था और मुसोलिनी की इन लोगों की नीति ने, जिसका आरंभ 1939 में हुआ था और जो 1945 तक चला था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि हिटलर द्वारा व्यक्त विचारों के संबंध में असत्य है, क्योंकि वो भारतीयों का पूछा है और वो भारतीयों को नहीं मानता था। ठीक है, वो सिर्फ जर्मन भाषा व जर्मन संस्कृति को वो नियामक कहता था। ठीक है, तो हमारे 10th क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।